ओके बच्चों, वॉइस क्लियर है हमारी? वॉइस वीडियो में कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर। ओके चलो बेटा, ओके सबको गुड इवनिंग। चलो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज बेटा लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 5 है ना, आज 5 स्टडी करना है। जरा तो लेक्चर नंबर हम लोग सीरियल नंबर से बताए करिए, क्योंकि वीडियो सब अपलोड रहती है ना, तो उसमें हमको लेबलिंग करने में दिक्कत आ जाती है। आपको थोड़ा याद रखा करो, आज लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है बेटा? ओके, कल 6 होगा, हमको याद दिलाइएगा। चलिए, हमने बेटा डिस्कस किया था, डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। मैं एक चार्ट आपको भेजना भूल गया था, आज भेज दूंगा, उसको आप लोग ये नोट कर लीजिएगा सब लोग, और समराइज फॉर्म में रहेगा वो। बहुत ही अच्छा चार्ट है, तो उसको आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ओके बच्चों, चलिए आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन है लाइव प्रोसेस में। इससे पहले देखिए कुछ जरा फैक्ट आप लोग जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आना है, इसका मतलब कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ना पड़ेगा। तो आज से स्टार्ट किया जाए हम लोग लेक्चर नंबर 5, लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेसेस। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पहले पुटअप करते हैं, उसका आंसर आप लोग रिप्लाई करिए फटाफट, विदाउट एनी लेट किए हुए आप लोग। चलिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछें? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। फायरिंग्स का नेम जानते हैं? फायरिंग्स, PHARYNX। फायरिंग इज अ कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज, पैसेज, पैसेज क्या लिख दें? पैसेज फॉर। चलिए बताइए, आप लोग खुद बताइए, फायरिंग किसके लिए कॉमन पैसेज होता है? बताइए सोच कर। एयर और फूड। एयर एंड फूड। फूड। और रिप्लाई करिए, यस सर। सभी लोग रिप्लाई करिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आना है। फटाफट रिप्लाई करिए आप लोग। चलिए फर्स्ट आंसर आया एयर एंड फूड। और बताइए आप लोग। वीडियो सही नहीं आ रही क्या बेटा? कुछ ब्लर आ रहा है क्या? बताइए तो, रिप्लाई करिए। सही है सर। हाँ तो देखो बेटा, फायरिंग्स या कॉमन पैसेज फॉर, नोट करिए। फॉर, जैसे बताए फूड एंड एयर, सही है, नोट करिए आप लोग। फॉर सॉलिंग फूड, मतलब जो हम लोग फूड निगलते हैं तो पहले कहाँ जाता है? फायरिंग्स में। तो ऐसे नोट करिएगा आप लोग, एक्यूरेट वर्ड लिखिए। सॉइलिंग फूड, फूड एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब एयर लिख लीजिए आप लोग, यानी एयर और फूड के लिए क्या है? कॉमन पैसेज है। जब आपके माउथ से एंट्री करता है फूड ना, तो पहले फायरिंग्स में जाता है, और फायरिंग से बेटा 2 ट्यूब होती हैं, एक आपके चला जाता है कहाँ पे? स्टमक में, और एक चला जाता है लंग्स में। मतलब इसको आप लोग एक चौराहे की तरह समझिए, जैसे चौराहे पे गए तो एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम है हम लोग के नेक में, ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड। चलिए इससे रिलेटेड पूछते हैं। गलेट, गलेट इज द अपर्चर, इज द अपर्चर का मतलब बेटा होता है दरवाजा, जगह, दरवाजा मतलब जहां से जगह हो, आप होल समझ लीजिए, छेद समझ लीजिए, ठीक ना? अपर्चर, जैसे स्टोमेटा होता है ना, लीफ में छेद, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो भी अपर्चर है लीफ का। विच, विच लेट्स इनटू, या लेट्स इनटू, लेट्स ही बोलते हैं ना, इनटू, इनटू द, बताइए यहाँ खाली जगह है, गलेट कहाँ पे ओपन होता है? बताइए, एक होल होता है, ये किस साइड ओपन होता है?
फायरिंग से रिलेटेड है। जब आप खाना आपके गले में पहुंचा फूड, तो एक रास्ता है लंग्स की तरफ, एक रास्ता है स्टमक की तरफ। यहाँ पे एक होल होता है, तो बताओ स्टमक तरफ वाला होल को बोलते हैं कि लंग्स वाले तरफ के होल को? बताइए। पता है, कोई आइडिया? नो सर। नोट करिए, एसोफेगस। The food, ओ एस जी यू एस। हाँ बेटा बताइए। the way food. फूड की तरफ जाता। अभी मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा, समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थर्ड। थर्ड कौन सा पूछे? ग्लॉटिस पूछते हैं, नोट करिए। ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के बारे में बताइए आप लोग, ठीक ना? ग्लॉटिस इज द स्ट्रक्चर, इज द स्ट्रक्चर which allow, which allow एयर, ये तो तुरंत बता देंगे, आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, है ना? एयर टू एंटर इनटू ब्लैंक। बताइए ग्लॉटिस कौन सा स्ट्रक्चर है? भाई ये तो इतनी बात तो समझ में आई कि लंग्स के तरफ जाने वाला ग्लॉटिस होता है, और फूड की तरफ जाने वाला गलेट होता है। ये जरा याद रखिएगा। देखिए दोनों अंडरलाइन कर लीजिए। ये एसोफेगस तरफ जाता है और ये लंग्स की तरफ जाता है। दोनों फेरिंग्स के पार्ट होते हैं, ठीक है ना? अब आप बताइए एयर कहाँ इंटर करता है? पता है आप लोग को? एयर सबसे पहले कहाँ जाता है? जब आप सांस लेते हैं तो गले से नीचे कौन सा पार्ट होता है जो लंग्स की तरफ एंटर करता है? पता है? चलो अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सर ब्रोंकाई। अभी आप ब्रोंकाई बेटा बहुत नीचे होता है भाई। देखिए सांस लेते तो पहले आपके नजल, वो नॉस्ट्रिल्स होता है, नाक के छेद होते हैं, उसमें से एयर जाता है आपके नजल पैसेज में, फिर वहां से कहाँ जाता है? फायरिंग्स में। यहाँ आता है फायरिंग्स। फायरिंग से जाता है बच्चों लैरिंग्स में, ठीक है ना? जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक ना? और उसके नीचे होता है ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। और ट्रैकिया के बाद होता है ब्रोंकस, फिर होता है ब्रोंक्यूल्स, फिर होता है एल्वियोलस, यानी कि लंग्स का पार्ट स्टार्ट होता है। तो काफी स्टेप्स हैं। तो ये बेटा एक्चुअली में ओपन होता कहाँ पता है? तो ओपन होगा लैरिंग्स में, और लैरिंग्स से ये अटैच रहता है विंड पाइप से, मतलब ट्रैकिया से। नोट करिए, ट्रैकिया यानी बच्चों विंड पाइप से अटैच होता है ग्लॉटिस, है ना? इसको याद रखिएगा। तो ये बहुत सारे वर्ड जरा कंफ्यूजन वाले हैं, तो नोट कर लीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक वर्ड और जान नोट करिए आप लोग, एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग बायो में बहुत मायने रखती है। केमिस्ट्री एंड बायो में स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, तो फिर न्यू ऑर्गन या न्यू कंपाउंड का नेम हो जाता है। नोट कीजिए एपीग्लॉटिस। बताइए एपीग्लॉटिस का फंक्शन बताइए, क्या फंक्शन होता है? बताइए। इट इज अ स्ट्रक्चर, क्या करता है ये? इट इज अ स्ट्रक्चर। सोचते रहिए आप लोग, मैं सेंटेंस सोचता हूँ क्या लिखें। विच प्रिवेंट, ऐसे लिखिए, प्रिवेंट, प्रिवेंट, ठीक है? एंट्री ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड। अब मैं इतना सेंटेंस लिख दे रहा हूँ कि आपको समझ जाना चाहिए। इनटू विंड पाइप। विंड पाइप मतलब, विंड पाइप मीन, देखो मैंने यह लिखा, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया। सर ओसोफेगस। ट्रैकिया, समझ में आ रहा? क्या करेगा? प्रिवेंट, इसको प्रिवेंट करेगा।
फूड इंटू विंड पाइप, बताइए क्या होना चाहिए? पूरा तो लिख दिया यार हमने। यही तो पूछना था आपसे। एंट्री ऑफ फूड इंटू विंड पाइप होगा तो गया आंसर। ये तो मैंने लिख दिया आंसर भी आपको। ये होगा, नोट कर लीजिए बेटा। एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग सॉलिंग ऑफ फूड, ड्यूरिंग, ये भी लिख लो तो सेंटेंस। ड्यूरिंग सॉलिंग समझते हो ना, निगलना, पता सबको ना? सॉलोइंग या स्वेलिंग, सॉलिंग या सॉलो बोला जाता है, मेन सॉलोइंग बोलिए आप। मेन एक्यूरेट वर्ड है सॉलो। इन मैमल, कोई भी मैमल्स होता है। मैमल समझते हैं कि नहीं आप लोग? मैमल्स मीन्स क्या होता है? सर जानवर। जानवर? कौन सा जानवर? अच्छा, इसमें से लास्ट में से एस हटा दीजिए तो क्या बन जा रहा? इसको एस को रिमूव करिए, देखिए किसी का नेम भी बन जा रहा है ये। बन रहे हैं? सर यस सर। क्या बोल रहे हैं आप? जानवर? देखिए ऐसे एनिमल्स बच्चों जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, ध्यान दीजिएगा। मैमल्स मतलब क्या होना चाहिए? देखिए मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मतलब जिसके बॉडी में मिल्क प्रोड्यूस होता हो। ठीक है ना? और सेकेंड बच्चों होता है कि जिसके बॉडी पर हेयर्स हो, हेयर ऑन बॉडी सरफेस। तो मैमल्स की दो पहचान होती है, ध्यान समझिएगा। एक तो मेमोरी ग्लैंड, इसी वजह से इनको मैमल्स कहते हैं। और हेयर, बॉडी पे हेयर जरूर होगा। और एक चीज और आप लिख सकते हैं, ईयर पिन। एक कंडीशन आप और लिख सकते हैं, इनका कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड समझते हैं? जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। और बताइए, हेयर्स होते ही हैं बॉडी पे। बॉडी टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट होता है, कितना होता है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन को, बता सकते हैं आप लोग? सर 37। सर 37। वेरी गुड। तो देखिए ह्यूमन का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। या इसी को आप अगर कन्वर्ट करेंगे केल्विन में कितना हो जाएगा बताइए जरा तो? 37 में कितना ऐड करा जाता है? सर 100। 270। सॉरी 223। कितना हो जाएगा? 7 से 10 का 0, 1 कैरी, कितना होगा जोड़िए? 3 7 10 का 0 और जोड़िए, कितना हो रहा? सर 310। सर 310। 310 के लिखते हैं, ध्यान दे रहे हैं, इस पर डिग्री नहीं लगता है, पता ना आप लोगों को? डिग्री, डिग्री सेल्सियस में लगता है। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है बच्चों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 8.6। तो देखिए फ़ारेनहाइट में लगता है डिग्री, यहाँ डिग्री लगाते हैं पॉइंट, और डिग्री सेल्सियस में। केल्विन पर पॉइंट ही नहीं लगता, सिर्फ केल्विन लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये इतनी बातें हो गई। अच्छा अब जरा एक पॉइंट और लिख लो कि एपिग्लॉटिस जो होता है बेटा फ्रॉग में एब्सेंट होता है। जरा नॉलेज के लिए लिख, नोट कर लीजिए। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एपिग्लॉटिस absent, absent in frog। ठीक है, एपिग्लॉटिस फ्रॉग में एब्सेंट होता है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, वो तो सीधे सर मोबाइल और सभी पकड़े के पास सीधे। होता है। हाँ और सब में होता है। ठीक है ना? ओके। में आपके बोनी एनिमल होंगे, ध्यान दीजिएगा। बोनी एनिमल कितने होते हैं जरा बताइए तो। चलिए एक क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं आप लोग से। बताइए बोनी एनिमल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया, बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए बोनी एनिमल को क्या बोलते हैं बच्चों? बोनी एनिमल्स इज कॉल्ड है,
क्या बोलते हैं इन्हें? वर्टिब्रेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स। बोनी एनिमल की पहचान होती है बच्चों, इसमें बैकबोन होता है। बैकबोन। बैकबोन को बच्चों हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। कितने बोन्स होते हैं? तो इसमें बच्चों बोन्स होते हैं 33 बोन्स से बना होता है, याद रखिएगा। कितने बोन से बने होते हैं हमारे बोन? बैकबोन 33 बोन से। ठीक है। तो कितने कैटेगरी होती है जरा ध्यान दीजिएगा। देखो इनके ना अलग अलग क्लासेस बनाए गए हैं, डिवाइड। जैसे आपको क्लास नहीं होता, क्लास 9, क्लास 10, इस तरीके से इनके क्लासेस बनाए गए बायो में। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे अगर याद होगा आपको। तो इनके 5 क्लासेस हैं, देखिए 5 क्लासेस हैं। इनको आप याद कर सकते हैं। एक फार्मूला आपको लिखवा देते हैं, ये आप याद करिए, परम। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो क्लास है वो कौन सा है? पाइसस है। पाइसस मतलब सारी फिशेज आती हैं, जितनी मछलियां हैं ना उनको हम पाइसस बोलते हैं। तो क्लास फर्स्ट कौन सा हुआ? क्लास फर्स्ट पाइसस। क्लास सेकंड कौन सा हुआ बच्चों? एम्फीबिया। एम्फीबिया। इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया। फ्रॉग पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। तो वाटर एंड टेरेस्ट्रियल, इनका लाइफ दोनों पे होता है। ठीक ना। आर का मतलब क्या हुआ? सर रेप्टाइल। रेप्टीलिया। हाँ। तो क्लास को रेप्टीलिया कहेंगे, और जो एनिमल होगा उसको रेप्टाइल। जैसे क्लास को बोलेंगे एम्फीबिया, और फ्रॉग क्या है? तो एम्फीबियन है। फ्रॉग को क्या बोलेंगे? एम्फीबियन। और क्लास को बोलेंगे एम्फीबिया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग क्या हैं? तो हम लोग इंडियन हैं। इसी तरह इस तरह इसमें भी एन जुड़ जाएगा, यानी कि एम्फीबिया इंडिया, समझिए। इंडिया देखो आई ए आ रहा। और हम लोग क्या है? मान लो हम लोग फ्रॉग हैं तो हम लोग इंडियन हैं, यानी एम्फीबियन है। उस तरह देखो इंडिया आई ए, इसके जो एनिमल होंगे वो क्या होंगे? रेप्टीलियन। जो रेंग के चलते हैं, याद कर लो, जो ऐसे से चलते हैं। ठीक है ना। जो इस तरीके से चलते हैं ऐसे से करके, जैसे सांप हो गया, स्नेक हो गया, लिजर्ड होगा। अब ये मतलब सर संजय सर भी तो ऐसे चलते हैं, झूम झूम के चलते हैं ना संजय दत्त। तो रेप्टाइल है क्या? वो उनकी स्टाइल है, ध्यान दीजिए, वो रेप्टाइल नहीं है। इसमें आप लिख लीजिए जैसे लिजर्ड। तो संजय दत्त को ना लिखिएगा, संजय दत्त भी सर रेप्टाइल करेक्टर, ऐसा नहीं। एक होता है बच्चों एविस। एविस का मतलब सारे बर्ड्स। और एम का मतलब हो गया मेमेलिया। मेमेलिया मैंने बता ही दिया आपको, ये देखिए मैमरी ग्लैंड, ईयर पिन्ना, वार्म ब्लडेड। इसमें आ गया ह्यूमन, कैट, डॉग। जितने भी आप अपने आसपास देखते हैं सब इसी में आएंगे। कैट, डॉग, रैट, सब पे बॉडी पे तो हेयर्स है। अच्छा आप जरा क्वेश्चन पूछना, बताइए इस 5 क्लास में कौन से ऐसे क्लास है जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी वार्म ब्लडेड है? बता सकते हैं आप लोग? ममेलिया। सर मैमल। बस ये 2 कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वाले याद रखिएगा। ये देखिए कौन कौन से? ए एम। इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यानी बर्ड्स और ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मैमल, इनको ठंडी गर्मी लगती है। ध्यान देते हैं ठंडी हम देखते हो जितने चिड़िया होती है बेचारी सब सिकुड़ के बैठी रहती है। ह्यूमन देखिए मार कोट कोट पहन के टोपी टहलते हैं। और ये जो तीनों है ना, पी ए आर शुरू वाले, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कैसे बच्चों? कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। और ये एएम क्या है? वार्म ब्लडेड। इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए इनको गर्मी सर्दी लगती है। कभी आपने मछली को कभी देखा कि टोपी पहन के मतलब पानी में तैरे? देखा कभी आज तक? ये जो है टोपी पहन के, जैकेट पहन के तैरे ठंडी में पानी में। देखो ये पोल्स पे ही पाई जाती है। देखो ना पोलर बियर
फिश को ही खाते हैं। अब सोचो आइस के अंदर भी फिश जिंदा रह लेती है ना। तो फिश का टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चलता है, अपने आप चेंज हो जाता है। चलिए ये तो कुछ नॉलेज की बातें हो गई। चलो बेटा कुछ बातें और क्वेश्चन पूछने बताइए, सारे नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब जो डिस्कस हो रहा है आज। और क्या इससे डिस्कस कर दें। हाँ देखिए, मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ह्यूमन का जो स्टमक होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है। मैंने क्वेश्चन भी आप लोग को शायद होमवर्क दिया था, याद है? यस सर। बताइए, पॉइंट नंबर 6, ह्यूमन का स्टमक कितने पार्ट में डिवाइड होता है, बताइए, रिप्लाई करिए आप लोग। बता सकते हैं? देखिए, स्टमक जो मैमल्स का होता है, देखिए स्टमक ऑफ मैमल्स, याद रखिएगा, स्टमक ऑफ मैमल्स, जैसे हम लोग हो गए, इनके बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ओके, जब पेन चेंज कर लें, 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक बेटा होता है कार्डियक, कार्डियक पार्ट, एक बोला जाता है कार्डियक पार्ट। सेकेंड बेटा होता है फंडिक पार्ट, कार्डियक फंडिक, और एक होता है पाइलोरिक, ठीक है ना। देखिए, जो कार्डियक पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे आप स्टमक बनाइए डायग्राम, तो जो ऊपर का पार्ट होता है ना, जैसे मान लो हमने स्टमक ये बनाया, देखिए ध्यान समझिएगा, ये है। तो जो ऊपर का पार्ट, ये पार्ट ऊपर वाला, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है अगला, तो अगला पार्ट, ऊपर वाला अगला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया एंटीरियर, अगला पार्ट। फंडिक बेटा कौन सा होगा? जो ये बीच वाला पार्ट, ये देखिए, जो ये सेकेंड पार्ट, ये है ना, इसको हम बोलते हैं मिडिल पार्ट। और ये जो पार्ट बच गया, पिछला पार्ट, लास्ट वाला, इसको बोलेंगे पाइलोरिक। तो पिछले पार्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पिछला या अंतिम पार्ट, ये अगला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट फंडिक, और लास्ट वाला पार्ट पाइलोरिक, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा और स्टमक में समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आप लोग से। थोड़ा ये जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, लास्ट वाला है ना, ये हो गया कार्डियक पार्ट, एंटीरियर पार्ट, यानी कार्डियक पार्ट, या मैं सी लिख देता हूँ, सी। ये हो गया एफ फंडिक, और ये हो गया पाइलोरिक। देखिए, जो पाइलोरिक पार्ट होता है, यहाँ पे एक वॉल्व होती है, यहाँ पे एक वॉल्व बना लीजिए, ऐसे ऐसे एक ढक्कन होता है, ठीक ना। ये जो पाइलोरिक वॉल्व इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज, ये जो ढक्कन तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है वॉल्व, इट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक वॉल्व, पाइलोरिक वॉल्व। और इसका काम क्या होता है? फूड जैसे स्टमक से कहाँ जाएगा? डिओडेनम में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, पढ़ चुके हम लोग, डिओडेनम में जाएगा फूड। तो फिर से फूड रिवर्स ना हो जाए, अगर रिवर्स होगा तो हम लोग को वॉमिटिंग हो जाएगी। बताइए, अगर मान लो फूड आगे चला गया और फिर से भागा ऐसे ऐसे, तो कहाँ जाएगा? माउथ से बाहर चला जाएगा, है ना। तो पाइलोरिक वाल्व क्या करता है? बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकता है, ठीक है भैया। तो ये भी एक आप लोग नोट में पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या करता है ये, 7 पॉइंट में लिख लीजिएगा। पाइलोरिक वाल्व क्या करता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम डिओडेनम। डिओडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इनटू स्टमक, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। क्लियर हो गया? बताइए, रिप्लाई करिए, किसी को डाउट?
नो सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। ये सब भैया याद करिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि हम फालतू लिखवा रहे हैं बैठे सोच सोच के। देखिए एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, मैंने शायद एनिमल का ही पूछा था, एनिमल में कितने पार्ट होते हैं, याद आ रहा? सर रुमिनेंट्स में। हाँ, रूमिनेंट्स एनिमल में, वेरी गुड। तो ऐसे लिख लीजिए कि स्टमक ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब जो एनिमल्स घास फूस खाने के बाद फिर बाद में जुगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, झाग उग निकलता रहता है, देखा होगा गाय को, काऊ को, बुफैलो को, गोट को, वो खाना जल्दी दिखा लेते हैं और बाद में फिर उसको अपने माउथ में लेके फिर से उसको क्रश करते हैं, मतलब दोबारा फिर खाते हैं, फिर एंट्री करते हैं अपने बॉडी के अंदर। तो ऐसे एनिमल को रूमिनेंट एनिमल बोलते हैं, ठीक है ना? तो जितने बेटा रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट रूमिनेंट एनिमल, उससे एनिमल सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इनका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है, नोट कर लीजिए, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक बेटा? यानी 4 चैम्बर में, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में इसको हम लोग बोलते हैं चैम्बर। कितने चैम्बर हम लोग के स्टमक में होते हैं? तो 3 चैम्बर, ऐसे लिखा करिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चैम्बर पूछा जाएगा, हाउ मेनी चैम्बर, हाउ मेनी पार्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। देखिए फर्स्ट जो चैम्बर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं रूमेन, रूमेन। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं रेटिकुलम, रेटिकुलम। फिर बोलते हैं ओमेसम, नोट करिए, ओमेसम, ठीक है? और लास्ट होता है एबोमेसम। क्या बोलते हैं? एबोमेसम। ये देखिए, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना? देखिए जो रूमेन और रेटिकुलम है, जो ये रोमन रेटिकुलम फर्स्ट और सेकेंड जो है, ठीक बेटा? तो रोमेन पहले बात समझ लो कि सबसे लार्जेस्ट है, जैसे कहा जाए बताइए चारों में सबसे बड़ा पार्ट कौन है? तो रोमेन होगा, रोमेन इज द लार्जेस्ट पार्ट। ये पहली बार जरा याद रखिएगा, रोमेन क्या है? तो लार्जेस्ट पार्ट है। और रूमेन और रेटिकुलम ये दोनों बच्चों मिलकर के सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? साइट, नोट कर लीजिए, साइट मतलब प्लेस, साइट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन। और सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ग्रास में। सेलुलोज का डाइजेशन, ग्रास का डाइजेशन यहीं पर होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, समझ गए ना? प्लांट लिख लीजिए, चाहे प्लांट में क्या होता है? सेलुलोज। तो जो एनिमल घास फूस खाते हैं ना, कुछ भी खाएं, प्लांट ही तो खाते हैं, तो उसमें होता है सेलुलोज। उसका डाइजेशन कहाँ होता है? रूमेन और रेटिकुलम में। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? रूमेन है, रूमेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गया? रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। और डाइजेशन कैसे होता है, क्यों डाइजेशन होता है? हम लोग के बॉडी में तो नहीं होगा। तो एक जरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि सेलुलोज का डाइजेशन बेटा होने के लिए बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे इन लोग के बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, मैथोजेंस बैक्टीरिया। उसको क्या बोलते हैं? मैथोजेंस बैक्टीरिया। इसलिए देखिए जो आपने सुना होगा कि जो डंग होता है, काऊ डंग, काऊ डंग या बुफैलो डंग, उसमें क्या होता है? उसमें कौन सी गैस सिक्रीट होती है? मीथेन गैस। जब हम लोग बनाते हैं ना गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? CH4। तो CH4 कहाँ से निकलती है? CH4 को हम लोग मीथेन गैस बोलते हैं। तो इनके बॉडी में ना यहाँ पे मैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं सेलुलोज को मीथेन गैस में। समझे बच्चों? तो यहाँ पे जरा नोट कर लीजिएगा कि ये सेलुलोज का डाइजेशन होता कैसे। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, देखो पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, नॉलेज के लिए आप लोग पढ़िए। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज डन बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोआ।
प्रोटोजोआ समझते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है बताइए तो? ये प्रोकैरियोटिक, ध्यान दीजिएगा। अब प्रोटोजोआ किसे बोलते हैं? ये भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है ना बच्चों। अब प्रोटोजोआ में क्या होगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जो यूनिसेलुलर हो और न्यूक्लियस डेवलप होता है उसे प्रोटोजोआ बोलते हैं। ठीक है। एंड सम प्रोटोजोआ विच कॉजेस, ये दोनों क्या करते हैं? कॉजेस कॉजेस फर्मेंटेशन, कॉजेस फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज। स्पेलिंग सही करो, सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। वेरी गुड। एक पॉइंट और नोट करिए आप लोग। क्या लिखवाते हैं? हाँ, एक पॉइंट और नोट करिए। एबोमैसम इज द ट्रू स्टमक। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए, जो हर्बीवोरस एनिमल या रूमिनेंट एनिमल हैं उसमें ट्रू स्टमक कौन है, तो आपका आंसर होगा एबोमैसम, ये वाला पार्ट। जैसे हम लोग मेन स्टमक है, उसी तरह इसके अंदर बॉडी में मेन स्टमक कौन सा है? एबोमैसम। अब चलिए, ज्यादा पढ़ाएंगे तो हम लोग हर्बीवोरस एनिमल्स का स्टडी करने लगेंगे, बस इतना सफिशियंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। रिप्लाई यस करिए। सर। ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 11 नंबर। बताओ बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस, सोच समझ के आंसर बताइएगा। इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कल हमने पढ़ाया भी था, सकस बताइए। एंटेरिकस। वेरी गुड। क्या बोलते हैं बच्चों? सकस एंटेरिकस, याद आ रहा है? यस सर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है। इसको नोट कर लो बच्चों। सकस, SUCCUS, सकस एंटेरिकस, ENTERICUS, एंटेरिकस। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट। बताइए, मैंने कल आपको बताया था जब डाइजेशन होता है तो फूड, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। ठीक है ना? तो मैंने आपको कहा था ना कि ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है विली के थ्रू, लेकिन फैट्स नहीं होता है। ठीक है ना? फैट्स अगर ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो हम लोग का ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑयली हो जाएगा, हम लोग की डेथ हो जाएगी। तो उसके लिए बेटा एक अलग से सिस्टम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फैट को एब्जॉर्ब करके ले जाता है दूसरी जगह। इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। नाम आपने सुना होगा लिम्फेटिक सिस्टम, कभी लिम्फ का नाम सुना आप लोगों ने? बताइए, यस लिम्फ क्या होता है? लिम्फ, LYMPH, कभी नाम सुना आप लोगों ने? व्हाट इज लिम्फ, बताइए। देखिए, हमारी बॉडी में बेटा जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो किससे फ्लो करेगा? ब्लड वेसल से। भाई हार्ट से ब्लड निकला, आर्टरी के थ्रू जाएगा बॉडी में चारों तरफ, आर्टरी जाके और पतली पतली हो जाती है आगे। भाई जैसे आपके मोहल्ले में वाटर आता है कि नहीं, तो मेन पाइप आया, वाटर लाइन, फिर सब लोग अपने घर में कनेक्शन ले लेते हैं पतले पतले पाइप से। सेम उसी तरह जब हार्ट से ब्लड निकलता है ना, जैसे मान लो ये पाइप है, ऐसे हार्ट से ब्लड जा रहा है, तो आगे जाके ये फिर डिवाइड हो जाएगा ऐसे ऐसे कई पार्ट में, ब्रांच फॉर्म में, उसको कैपिलरीज कहा जाता है। तो जब बेटा ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में यानी कि आर्टरी में, और जब आगे निकलते हैं सब
पतले पतले कैपिलरीज में हेयर की तरह होती है, पतली पतली, तो उसमें से ब्लड का कुछ पार्ट ना फिल्टर हो जाता है, टपक जाता है, बाहर चला आता है। तो जो ब्लड का पार्ट छन जाता है, छन जाना मतलब फिल्ट्रेट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है ना। और जब लिम्फ बाहर निकलता ब्लड से ना, तो वो फैट को डिसॉल्व करके फिर उसको हार्ट में वापस लाता है। बातें समझ रहे हैं भाई? ब्लड जा रहा, फिल्ट्रेट होकर कुछ टपक गया नीचे, फिर वो इकट्ठा हो जाता है, फैट को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है। अब फैट को फिर डिसॉल्व करके फिर वो इकट्ठा होकर एक ट्यूब बन जाता है, और फिर वो रिटर्न हो जाता है कहाँ पे? हार्ट में, ब्लड में। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिम्फ को इकट्ठा करती हैं पतली पतली नसें, उनको लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है। तो एक पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग कि लिम्फ कैपिलरीज, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको मैं डीपली बताऊंगा, अभी डाइजेशन थोड़ा बहुत है, इसको नोट कर लीजिए। लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट इन विलस, विली समझ रहे हैं ना आप लोग ना? विली, विली समझते हैं ना? यस स्मॉल सर। इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं सिंगल एग स्ट्रक्चर। विली इज कॉल्ड, याद रखिएगा, इज कॉल्ड, उसको बेटा लैक्टियल, मैंने बताया भी था, ओरली लिखवाया शायद नहीं था, कल हमने बताया होगा आपको, लैक्टियल बोला जाता है ना। इसका काम क्या कर होता है, नोट कर लीजिएगा, फंक्शन क्या होता है? इट एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्टेड फैट। तो डाइजेस्टेड फैट का मीनिंग आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होता है। फैट डाइजेस्ट होगा तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा, इसको एब्जॉर्ब करने का एक अलग सिस्टम होता है। ठीक बेटा, कितनी बार क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चंस पूछें आप लोग से? चलिए आज क्वेश्चंस का ही लेक्चर कर लिया जाए। यस सर, पूछिए। देखिए नॉलेज कितनी आप लोग की कुछ इनहेंस हुई कि नहीं, नॉलेज बताइए। यस सर। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो देखिए जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो कंपटीशन यही होता है, बात समझ लीजिए। कंपटीशन कोई अलग चीज नहीं पूछा जाता, याद रखना। जो आप पढ़ते हो 9, 10, 11, 12, यही आपके पीएमटी में आना है। कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, यही आना। ठीक है ना। चलिए अच्छा कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं। देखिए हम लोग के फूड में क्या क्या होता है बताइए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और वाटर, विटामिन, वाटर और मिनरल। यानी कितने हो गए? 6 हुए ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन 4 हो गए, और 2 हो गए वाटर एंड मिनरल, यानी 6 हुए। तो देखिए इसमें विटामिन में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए। डिफिशियंसी ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस। स्कर्वी। सब लोग रिप्लाई करिए बेटा, सही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। एकदम सही बताया बेटा, वेरी गुड। स्कर्वी होता है। स्कर्वी डिजीज किससे रिलेटेड पता आप लोग को? स्कर्वी डिजीज, यहाँ डिजीज भी लिख लेना, जगह नहीं है। स्कर्वी डिजीज। थोड़ा विटामिन सी कहाँ पाए जाते हैं भी समझ लीजिए। विटामिन सी बच्चों जितने आपके कौन से फ्रूट होते हैं? सिट्रिक फ्रूट या सिट्रस फ्रूट, जो लेमन की तरह होते हैं, लेमन या लेमन की तरह जो दिखते हैं, जैसे लेमन तरह कौन कौन दिखता है? ऑरेंज, मौसमी मतलब स्वीट ऑरेंज, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। अभी आपने देखा था ना कोरोना जब पीक पे था, तो नींबू मतलब लेमन और मौसमी जूस की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब एक एक लेमन आपको 10-10 रुपए का मिल रहा था, 10 रुपीज का 1 लेमन। तो विटामिन सी जरूरत थी बॉडी में, तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, डिमांड बढ़ी तो उसका जो है रेट भी बढ़ गया। चलिए वेरी गुड। 14 क्वेश्चन बताइए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। बताओ बेटा।
फैट सॉल्युबल विटामिन आर। बताइए कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो फैट यानी कि ऑयल में डिसॉल्व हो सकते हैं, बताइए। अच्छा आप लोग ये बताइए कि विटामिन कितने होते हैं, पहले ये बताइए आप लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, बताइए आप लोग, पता है किसी को? Yes, रिप्लाई sir. करिए यस, बताओ बढ़िया। Sir, A, B, C, D, E, K. वेरी गुड, याद था आपको, कहीं सर्च कर रहे थे? नहीं सर, याद था क्योंकि कल भाई का प्रोजेक्ट बनाया इसलिए याद था। अच्छा, आपकी वॉइस में तो इको आ रहा है गुड़िया, जैसे कहीं हॉल में बैठे हो। वेरी गुड, तो देखिए सर एकदम सही। मैं गुरुकुल क्लास में बैठी हूँ। अच्छा वहां से पढ़ रहे हैं आप? यस सर। आपकी आवाज जानते 2-3 बार आ रही है, यस सर यस सर यस सर यस, ऐसे आ रही नहीं होता, हेलो 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 हेलो, ऐसे आवाज आ रही। अच्छा मैथ्स की क्लास ऑफलाइन कर रहे थे क्या आपने आज? यस सर, सर 2-3 दिनों से मैं ऑफलाइन कर रही हूँ। अच्छा तो वहाँ और कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? सर 2-3 आ रहे और ज्यादा नहीं आ रहे। तो सभी लोग वहाँ मोबाइल से इस समय क्लास कर रहे हैं हमारी? सर यस बस सर। आप? वेरी गुड। देखिए फैट में कौन कौन सॉल्युबल विटामिन है तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप ये पहली बात ये समझ लीजिए कि विटामिन बेटा जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? विटामिन आर प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसा होता है बताओ, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? सब लोग रिप्लाई करिए। ये प्रोटीन से बने होते हैं, पता है आपको? विटामिन कुछ अलग चीज नहीं, इट इज नथिंग, इट इज प्रोटीन। और प्रोटीन बेटा ऑर्गेनिक होता है, उसमें CHN और O होता है। और जो ऑर्गेनिक होता है ना वो ऑयल में ही डिसॉल्व हो सकता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। जैसा आप कुछ अच्छा सोचिए, जैसा आपसे कहा जाए कि अभी आपको मैं ऑयल दे दूं और पानी में डिसॉल्व करके दिखाइए, डिसॉल्व होगा? बताइए आप लोग, डिसॉल्व हो पाएगा? नो नहीं सर। तो एक याद कर लीजिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक केमिस्ट्री में सेंटेंस होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमेशा ऑर्गेनिक में ही डिसॉल्व होंगे और इनऑर्गेनिक हमेशा इनऑर्गेनिक में। जैसे देखिए NaCl है, NaCl बताओ ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? बताइए सब लोग। जो नमक आप घर पे खाते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? सर ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है ना बेटा? यस सर। और ऑर्गेनिक किसे बोलते हैं? जिसके शुरू में C आए तुरंत H आ जाए, जैसे C6H12O6, ये देखिए C आया H आए, ये ऑर्गेनिक हुआ। NaCl में कहा C के बाद H आ रहा, बताइए नहीं आ रहा? तो वो पानी में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये बात अलग है, ग्लूकोज भी हो जाता है वो अलग बात है, कुछ ऑर्गेनिक भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो एक उसका रीजन अलग होता है, उसको हम लोग केमिस्ट्री में बताएंगे। तो देखो कौन कौन से विटामिन जो फैट में घुलते हैं, नोट कर लो बच्चों। इसमें बेटा होते हैं A, D, E और K, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 नोट करिए। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन, बताइए। और वाटर में घुलने वाले कौन कौन से होंगे? ऐसे और सुन लो भैया, विटामिन को हम लोग विटामिन अब कहने लगे हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न में क्या बोलते हैं? विटामिन, VITAMINS, विटामिन कहते हैं, ध्यान रखना इसको आप लोग। विटामिन जो है ना वो क्लासिकल नेम है, अब मॉडर्न में क्या बोलते हैं? विटामिन। ए नहीं लिखा जाता, विटामिन बोलते हैं। बताइए वाटर में कौन कौन सॉल्युबल होगा, फटाफट बताइए। कौन कौन सा बच गया? ABCDEK होता है, कौन कौन से लेटर नहीं इसमें लिखा? एक B नहीं लिखा है और एक C नहीं लिखा, ध्यान दीजिए।
तो B6 किस में डिजॉल्व होंगे बच्चों? वाटर में। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने पॉइंट्स हो गए? 15। नेक्स्ट बताइए। 16। बताइए। विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? बॉडी में विटामिन ए क्या करता है? इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा डिजीज होगा बताइए आप लोग? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी गुड। मतलब जैसे शाम होगी ना दिखेगा नहीं आपको। एक मूवी आप देखिएगा, बोल राधा बोल, उसमें कादर खान है, उसको ये बीमारी थी। जैसे इवनिंग होता है ना आपको दिखना ही बंद हो जाता है, कम दिखने लगता है। देखिए आपके आईज में जो रेटिना होता है ना जिसपे इमेज बनती है, उसमें बेटा एक केमिकल रहता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन ये बनाता है। ठीक है ना? अच्छा, विटामिन ए का एक नाम और है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। इसका जो केमिकल नेम है उसको रेटिनॉल कहा जाता है ना? विटामिन ए को और क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। और ये किसको बेटा फॉर्म करता है? रेटिनिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक ना? किसका फॉर्मेशन करता है? फॉर्म रेटिनिन। रेटिनिन अगर बॉडी में नहीं बनेगा तो आपको ब्लाइंडनेस हो जाएगा। रेटिनिन से क्या बनता है? रोडोप्सिन। हार्ड तो नहीं लग रहा है, ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं। रोडोप्सिन। नो सर। और रोडोप्सिन बेटा क्या होता है ना, ये आपके रॉड सेल्स में पाई जाती है। देखिए आपके आईज में ना दो तरह की सेल्स होती है, एक रॉड सेल एक कोन सेल। तो रॉड सेल जो होता है ना, रॉड सेल यही आपको मतलब कलर दिखाता है। जैसे अंधेरे में है ना, तो अंधेरे में आपको देखने में कौन हेल्प करता है? रॉड सेल। डॉट सर। तो जब रोडोप्सिन रेटिनिन नहीं बनेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, फिर रॉड सेल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। है ना? तो मेन अगर आपसे कहा जाए कि मेन रीजन क्या है, तो रोडोप्सिन डिस्टर्ब हो जाता है। जब रोडोप्सिन डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो कौन सेल, रॉड सेल भी काम नहीं करेगा और अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं। ठीक बेटा? और रोडोप्सिन क्या होता है? इट इज अ पिगमेंट होता है। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल नहीं होता, कलर है ये पिगमेंट। और किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये आपको काम आएगा फिजिक्स में, ध्यान दीजिएगा। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आई वाले चैप्टर में ये काम आएगा, तो इसको नोट याद कर लीजिए। प्रोटीन से बना होता है, यानी प्रोटीनियस पिगमेंट है रोडोप्सिन। इसी की वजह से हमको अंधेरे में नहीं दिखता है, विटामिन ए की कमी होने पर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइए। 17। देखो ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम आएगा। जब अभी पढ़ाएंगे आगे ना एक्सक्रीटरी किडनी के बारे में, तो वहां ये काम आएगा। तो अभी सीखे रहिए आप लोग, वहां पे इंपॉर्टेंट है। बताइए। द विटामिन विच इज जनरली एक्सक्रीटेड मतलब एक्सक्रीशन होना है, किडनी के थ्रू रिमूव होने को एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमन। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो बेटा ह्यूमन की यूरिन से पास आउट हो जाता है। बताइए आपको क्या लगता है कौन सा विटामिन है? बता सकते हैं? अच्छा नहीं बताइए सब पता। लोग, यूरिन में क्या होता है? वाटर होता है कि नहीं? बताइए सब लोग। यस यूरिन सर। क्या मतलब? यूरिन का यस मतलब क्या होता है? सर। याद रखें, यूरिन का मतलब होता है वाटर प्लस यूरिया। अब यूरिया कैसे बनता है बता देंगे आप लोगों को।
यूरिया का फार्मूला चाहो तो आप लिख सकते हैं। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है, NH2CONH2, या आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 का होल ट्वाइस CO, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आप याद कर पाओ। NH2 टू टाइम्स है और CO बीच में देखो, तो आप दोनों को एक साथ कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए वाटर है कि नहीं, और वाटर में कौन सा विटामिन डिजॉल्व हो सकता है बताइए आप लोग, कौन सा डिजॉल्व हो बी सकता है सी वाटर में? अभी मैंने आपको बताया था बी सी बी और सी, बी एच सी, वेरी गुड। तो आप ये बताइए वाटर के साथ ये सब तो बाहर रिमूव नहीं हो सकता है ना, जब डिजॉल्व ही नहीं होंगे तो रिमूव कहाँ से होंगे? तो कौन कौन होगा इसका आंसर बताइए। अब आंसर समझ गए आप लोग? इसका आंसर बच्चों यस होगा सर। बी और सी, बी एंड सी। विटामिन आपकी बॉडी में जब एक्सेस हो जाता है ये बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए। विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, या आप ये भी लिख सकते हैं कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, बता सकते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, या विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज या नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, पता आप लोग को? बताइए। कठिन हो जा रहा है क्या यार, क्या ज्यादा? एस्कॉर्बिक एसिड। बच्चों ये बताओ एसिड है कि नहीं, खट्टे चीजों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी खट्टी चीज आप खाते हैं, दही, नींबू, कुछ भी, इमली, सब में एसिड पाया जाता है, विटामिन सी। देखिए विटामिन सी का मेन जो नाम है एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, बाकी सारे खट्टे चीजों में एसिड पाया ही जाता है, पता ही आपको, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, बताइए 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पूछ लें, चलो यही पूछ लें। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन is a component of, बताओ बच्चों आपके डाइजेशन से रिलेटेड है। काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे सिक्रीट होता है बताइए, सलाइवा में सिक्रीट होता है कि गैस्ट्रिक जूस में सिक्रीट होता है कि पैंक्रियाटिक जूस में होता है कि इंटेस्टाइनल जूस में होता है? ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिया, बताइए। काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ, बताइए, सलाइवा। सेकेंड हम आपसे पूछ रहे हैं मान लो गैस्ट्रिक जूस, थर्ड हो गया पैंक्रियाटिक जूस, फोर्थ बच्चों हो गया इंटेस्टाइनल जूस। किससे सिक्रेट होता होगा, क्या लगता है आप लोग? अच्छा देखो ये ट्रिप्सिन वर्ड आ रहा है, ट्रिप्सिन कहाँ सिक्रेट होता है याद करिए। ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज कहाँ सिक्रेट होता है? पैनक्रियाटिक। जी हाँ, आप लोग भूला ना करो यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो कायमो मत होता कायम बनाने वाला, उसको लुगदी बनाने वाला, मतलब एकदम पीस पीस के एकदम महीन कर दे, तो ट्रिप्सिन को ही काइमोट्रिप्सिन कहते हैं, कोई नया चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम लोग शॉर्ट में ट्रिप्सिन कहते हैं, काइमोट्रिप्सिन उसका कंप्लीट नेम है। तो इसका आंसर होगा पैंक्रिएटिक जूस में होगा, पैंक्रिएटिक जूस। नोट कर लीजिए, भूला ना करिए सब, थोड़ा दिमाग लगाया करिए, बायोलॉजी बहुत आसान होती है, बस दिमाग लगाना होता है उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। टाइम क्या हो गया, 1 मिनट बच्चों। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर हम लोग आगे कल डिस्कस करेंगे। 20, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, बताइए। मेजर सोर्स, कार्बोहाइड्रेट। सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, इन द बॉडी। देखिए जब आंसर तुरंत आता है तो कितना अच्छा लगता है, लिखने से पहले आप लोगों ने आंसर बता दिया, वेरी गुड। इसका आंसर हुआ कार्बोहाइड्रेट, नोट कर लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट।
देखिए थोड़ा सा नॉलेज की बात समझ लीजिए। देखो ना, हमारा बॉडी सबसे पहले ना कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो किसका यूज करेगा? फैट्स का। और जब ये भी खत्म हो जाएगा तो किसका यूज करता है? प्रोटीन का। याद रखिएगा। यानी कि हमारा मेजर एनर्जी का सोर्स कौन सा हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद सेकेंड नंबर कौन होगा? फैट। फिर थर्ड नंबर पर ऑप्शन क्या आएगा? प्रोटीन। एक्चुअली में होता है क्या ना, जब कार्बोहाइड्रेट, ये देखो इससे क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है बॉडी को। ध्यान समझिएगा। मान लो ये खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया बॉडी में, तो ये फैट धीमे धीमे क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। फिर एनर्जी मिलने लगती है। अब फैट में मान लो खत्म हो गया तो प्रोटीन देखो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, फिर एनर्जी बॉडी को मिलने लगती है। तो ये सिस्टम होता है। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। 21। ठीक है, बताइए आप लोग। ऑन बीइंग हंग्री, जब आपको भूख लगती है, ऑन बीइंग हंग्री द मैन यूज फर्स्ट, मैन या ह्यूमन लिख लीजिए, द ह्यूमन यूज फर्स्ट। ग्लूकोज। बताइए सबसे पहले किसका यूज करता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तब यूज होता है बच्चों जब आप खाना खाए रहते हैं। जब खाना खाएंगे ना तब तो ग्लूकोज बनेगा, तब कार्बोहाइड्रेट का सर यूज होता पानी। है। हाँ, मान लो से व्रत है तो बॉडी क्या यूज कर रहा है? स्टोर फूड ना। बॉडी में स्टोर फूड बताइए क्या होता है? ये तो जनरल लैंग्वेज हो गया ना, कि मतलब सिंपली हम लोग खाते हैं तो ऐसे होता है। अब मान लो कि आपके बॉडी में ये सब, मतलब कि भूखे हैं तो भूख में क्या चीज यूज करता है? भूख में पहले यूज करता है क्या चीज? इसका जब खत्म हो ग्लाइकोजन। जाता है प्रोसेस शुरू होता है। वेरी गुड। क्या यूज करेगा बच्चों? स्टोर्ड फूड, जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है और आपके मसल्स में स्टोर होता है। नोट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है। स्टोर्ड इन आवर लीवर एंड मसल। ठीक है भैया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोर्ड फूड इन एनिमल। इन एनिमल कहाँ स्टोर होता है बेटा? तो लीवर एंड मसल। ठीक है, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। इसलिए हमारा लीवर जो होता है ना 1.5 kg का हो जाता है। और मान लो और ज्यादा इसमें इकट्ठा हो गया तो उसी को बोलते हैं फैटी लीवर हो गया। लीवर मोटा हो गया, भारी हो गया, डिजीजेज होने लगेंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बताइए सब लोग। 22। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बताइए आपको। फटाफट बताइए, लेट हो रहा है, नेक्स्ट क्लास भी हमें लेनी। रिप्लाई कीजिए। जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? रिप्लाई कीजिए। भूल गए क्या आप लोग? सर ग्लूकोज। अरे बेटा, ग्लूकोज, और याद करिए क्या बताया था? फ्रक्टोज, और क्या बताया था बच्चों? गैलेक्टोज। कल आप लोग डाइजेशन में देखिएगा पोर्शन मैंने पढ़ाया था। आज मैं एक चार्ट भेज दूंगा, थोड़ा उसको नोट कर लेना। देखो बेटा, सिर्फ आप लोग ग्लूकोज को ज्यादा फेमस कर देते हैं। देखो इन तीनों का फार्मूला सेम होता है, ध्यान रखिएगा। C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला भी यही है, C6H12O6। फ्रक्टोज का भी, गैलेक्टोज का भी। ठीक है ना? देखिए सबका फार्मूला तो सेम है, लेकिन सबका क्या है बच्चों? सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक ना? प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज डिफर है, लेकिन फार्मूला क्या है? सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे ना ऑर्गेनिक, तो बताएंगे ऐसा क्यों होता है। इस बेटा प्रोसेस को हम लोग, या इस फेनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और इन सबको आपस में क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे, MERS, आइसोमर्स। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, फार्मूला तो सेम हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सबका बना हुआ, किसी में बॉन्ड अलग आएगा, किसी में बॉन्ड अलग आएगा। तो प्रॉपर्टीज तो अलग है लेकिन फार्मूला सेम। चलिए, तो आई होप ये हम लोग ने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और नॉलेज वाली ऐसी और सुन लो बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन के थे। बिलीव करेंगे आप लोग? ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी नीट में या हायर एजुकेशन जो होते हैं ना उसमें पूछे गए। बताइए आप, तो आप लोग कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? बताइए, रिप्लाई कीजिए। यस सर। यस। तो क्या अलग कंपटीशन पूछा जाता है? बताइए, No, कंपटीशन क्या अलग है? नो ये सर। सारे क्वेश्चन बताओ। डॉक्टर बन सकते हैं कि नहीं आप लोग? कुछ लगता है कि नहीं हम बन सकते? यस। बताइए। यस सर। तो देखिए, इतने क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया, इस सारे कंपटीशंस के थे। अब जितना मेरे दिमाग में याद था मैंने पूछ लिया। मैं और भी क्वेश्चंस आप लोग कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो अब थोड़ा सा कलेक्शन करके रखेंगे। तो मैंने ऐसे जनरली जो भी हमारे ब्रेन में था, याद था, मैंने पूछ लिया। अब मैं थोड़ा कलेक्शन करके आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? तो ठीक है, सबको बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए। और कल भी देखिए हम लोग रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। हम सोच रहे हैं कल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का हम लोग रिवीजन करें, कैसा? बताइए। यस सर, यस सर, यस सर, रिवीजन करें। क्वेश्चंस कराते हैं ना, तो ठीक है। कल आप लोग यस फर्स्ट सर। चैप्टर अच्छे से बेटा स्टडी करके रखना। ऐसा ना हो कि हम पूछ रहे हैं बताओ बेटा बताओ, और बेटे को पता ही ना है कि सर पूछ क्या रहे हैं। मतलब पूछ रहे हैं हम बेटा व्हाट केमिकल रिएक्शन, तो बता रहे हैं सर वो एक बर्ड होता है, उसके पंख होते हैं ग्रीन कलर के, उड़ता है हवा में। ऐसा ना बताने लगेगा, ठीक है ना? ओके सर। पता होना चाहिए ना जो पूछे थे। ठीक बेटा, खूब बढ़िया तैयारी करके रखिएगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू बेस्ट ऑफ सर। लक। ओके सर, थैंक यू सर।